नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम राजकोषीय नीति के उपकरण और राजकोषीय नीति की सीमाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हमारा आज का टॉपिक रहेगा इंस्ट्रूमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिस्कल पॉलिसी का अर्थ जानते हैं। कोई भी जो देश होता है, उस देश की जो सरकार की आय, व्यय और ऋण से संबंधित जो नीति होती है, उसे हम जो है राजकोषीय नीति कहते हैं। यानी सरकार की जो राजकोषीय नीति है, उसके दो भाग है। एक सरकार की आय वाला भाग है और दूसरी सरकार का व्यय वाला भाग है। आय के अंदर एक कर हो सकता है, दूसरा जो ऋण हो सकता है, या कई बार घाटे की वित्तीय व्यवस्था जो होती है, वो भी सरकार की एक प्रकार से आय का साधन है। तो इस प्रकार से सरकार की आय तथा व्यय तथा और ऋण से संबंधित जो भी नीति होती है, उसको हम जो है राजकोषीय नीति कहते हैं। और आज देखा जाए तो जैसे जैसे सरकार के कार्यों के अंदर वृद्धि होती जा रही है, वैसे वैसे जो है राजकोषीय नीति का महत्व वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो उस समय राज्य का जो कार्य था वो केवल आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना था। लेकिन प्रेजेंट के अंदर जब कल्याणकारी राज्य की आप बात करते हैं तो उस समय जो है राज्य के जो कार्य है वो असीमित है। यानी राज्य के कार्यों की अब जो है कोई सीमा नहीं रही है। तो राज्य को जो है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए जो है वो राजकोषीय नीति का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे में राजकोषीय नीति जो होती है वो एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। डेफिनेशन देखते हैं आप राजकोषीय नीति की। जी के शो के अनुसार राजकोषीय नीति से हमारा अभिप्राय किसी भी उस निर्णय से है जिसका संबंध सरकारी व्यय के स्तर, ढांचे और समय और कर भुगतान के भार, ढांचे तथा भुगतान की अवधि में परिवर्तन से है। यानी कुल मिलाकर के सरकार की आय तथा व्यय और उसका अर्थव्यवस्था के ऊपर या समाज के ऊपर क्या भार पड़ता है, उससे संबंधित जो भी पॉलिसीज होती है उसको हम जो राजकोषीय नीति कहते हैं। आगे राजकोषीय नीति के जब आप उपकरण की बात करते हैं तो सरकार की जो राजकोषीय नीति होती है उसके दो भाग होते हैं। एक सरकार की आय का पार्ट और दूसरा सरकार के एक्सपेंडिचर का पार्ट। तो ऐसे में आय के जो है सरकार के पास में तीन तरीके हो सकते हैं जिसके जरिए सरकार आय प्राप्त कर सकती है। तो आय से संबंधित जो राजकोषीय नीति है उसके तीन उपकरण है, तीन इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले कर नीति, दूसरा सार्वजनिक ऋण नीति और तीसरा घाटे की वित्त व्यवस्था। जब आप व्यय की बात करते हैं तो व्यय के सरकार जो होती है सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत करती है। तो आगे किस किस कार्य पर करती है वो अलग मैटर है, लेकिन इसका जो हेडिंग है वो सार्वजनिक व्यय ही रहेगी। तो राजकोषीय नीति के जब आप उपकरणों की बात करते हैं तो हम इन चारों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहला कर से संबंधित नीति, दूसरा सार्वजनिक ऋण से संबंधित नीति, तीसरा जो है वो घाटे की वित्त व्यवस्था और चौथा जो है वो सार्वजनिक व्यय से संबंधित नीति। तो अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, इससे पहले ये डिस्कस करना जरूरी है कि जब हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं तो इसके संबंध में हमारे ध्यान के अंदर जब हम उपकरणों का प्रयोग करेंगे या किस इंस्ट्रूमेंट का किस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए, तो उस संदर्भ के अंदर राजकोषीय नीति के जो उद्देश्य है वो हमारे जहन में होने चाहिए। राजकोषीय नीति के कौन कौन से उद्देश्य हैं? राजकोषीय नीति का उद्देश्य रोजगार को बढ़ाना है, विकास की गति को बढ़ाना है, कीमतों में स्थिरता लेकर के आना है, आर्थिक असमानता में कमी लाना है या स्थिरीकरण है। तो जो भी इसके उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ही सरकार जो है अपनी राजकोषीय नीति बनाती है। तो जो भी उपकरण है, चाहे वो कर से संबंधित हो, चाहे वो ऋण से संबंधित नीति हो, चाहे घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीति हो, चाहे वो सार्वजनिक व्यय से संबंधित नीति हो, इन्हीं उद्देश्यों के अनुसार ही जो है ये नीतियाँ लागू की जाती हैं। तो सबसे पहले कर की नीति, इसको देखते हैं आप। कर राजकोषीय नीति का जो प्रमुख उपकरण है, क्योंकि ये जो कर है इसका जो है प्रयोग सरकार अपनी आय को प्राप्त करने के लिए करती है और फिर आय प्राप्त करने के बाद में जो है विकास के उद्देश्य से जो उस आय को जो है व्यय करती है। तो इस प्रकार से एक देश की सरकार के अंदर अर्थव्यवस्था का जब विकास एक देश करना चाहता है या एक देश की सरकार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहती है, तो उस समय कर की नीति का प्रयोग करते समय सरकार को जो कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं उनको अब हम देखते हैं। सबसे पहले कर नीति से पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलना चाहिए। यानी एक इस प्रकार की जो है कर नीति होनी चाहिए जिससे कि पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिले।
तो पूंजी निर्माण को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना जरूरी है। तो कर का इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए जिससे कि निवेशक जो है ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने के लिए प्रेरित हो। अगर ऐसा होता है कि सरकार जो है कर लगा देती है, कर के कारण जो है अर्थव्यवस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, तो उसके कारण एक देश की सरकार जो है विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी, बल्कि अर्थव्यवस्था पहले से बुरी स्थिति में चली जाएगी। नेक्स्ट है करों के परिणाम स्वरूप जो है उपभोग में कमी होनी चाहिए और बचत में वृद्धि होनी चाहिए। यानी कर इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए जिसके कारण जो है कंजप्शन कम हो, और जब कंजप्शन कम होगा तो कंजप्शन कम होने के कारण जो है बचत बढ़ेगी, और जब बचत बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई बचत के कारण इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा अर्थव्यवस्था के अंदर उतना ही ज़्यादा पूंजी निर्माण और एक देश का विकास होगा। नेक्स्ट है कि करों से जो है निष्क्रिय पूंजी को एकत्रित करने में सहायता मिलनी चाहिए। निष्क्रिय पूंजी कौन सी होती है? जो लोगों के पास में निष्क्रिय पड़ी है, वो उसको जो है उत्पादक क्रियाओं में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो कर इस प्रकार से लगाए जाने चाहिए जिससे कि निष्क्रिय पूंजी जो है वो बाहर निकल करके आए और उस पूंजी का जो उत्पादन के कार्यों में प्रयोग किया जा सके। नेक्स्ट है करों से जो है गैर जरूरी उपभोग में कमी होनी चाहिए, कि कर जो होते हैं वो उस कंजप्शन को कम नहीं, उस कंजप्शन को प्रभावित नहीं करने चाहिए जो आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आवश्यक उपभोग को करने प्रभावित किया तो उसका अर्थव्यवस्था के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो अनावश्यक उपभोग होता है, जो भोग विलासिता वाला उपभोग होता है, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स सरकार को लगाने चाहिए, जिसके कारण वहाँ से जो आय है वो इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार के पास में आ जाएगी, और इस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है पूंजी उपलब्ध हो पाएगी। आगे आर्थिक जो कर होते हैं वो आर्थिक बेसी के संग्रह में वृद्धि होनी चाहिए। अब आर्थिक जो बेसी होती है उस बेसी की वजह से जो होता है एक देश के अंदर जो उपभोग होता है उसके लेवल के अंदर कमी आती है, लेकिन यहाँ पर जो उपभोग है वो अ, अनावश्यक जो उपभोग है वो कम होना चाहिए, और उससे जो आय प्राप्त होती है उस आय को जो है वो उत्पादक कार्यों के अंदर जो प्रयोग किया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक तरफ आपने जो कंजप्शन को कम करके आय प्राप्त कर ली और आप उसको जो फिर से दोबारा से अनुत्पादक कार्यों पर व्यय कर रहे हो, तो उसके कारण अर्थव्यवस्था में कोई फायदा नहीं होगा। तो सरकार को कर नीति को लागू करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि करों के कारण जो है आर्थिक बेसी जो है उसमें जो के संग्रह में वृद्धि होनी चाहिए, कि वहाँ से जो है सरकार को ज़्यादा आय प्राप्त होनी चाहिए और उसका जो फिर उत्पादक कार्य में प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद है कि कर का जो है निवेश के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि कर लगाते समय कि अगर करों के कारण अर्थव्यवस्था के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट में अगर कमी हो रही है, तो वहाँ पर सरकार को जो है कर नीति को जो है रिव्यू करना चाहिए और एक ऐसी कर नीति को लागू करना चाहिए जिसके कारण इन्वेस्टमेंट कम होने की बजाय बढ़े। प्रगतिशील कर प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रगतिशील कर प्रणाली होती है इनकम के बढ़ने के साथ साथ में जो है कर की दर बढ़ती चली जाती है। तो जब प्रगतिशील कर प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा तो इसके कारण जिन लोगों की आय अधिक है उनके ऊपर करों में वृद्धि होगी, और इस प्रकार से जो आय की समानता है उसके उद्देश्य को जो है कर नीति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अधिक आय वालों से सरकार ने टैक्स के रूप में इनकम इकट्ठी कर ली और उस इनकम का प्रयोग सरकार जो है निम्न आय वर्ग के लिए जो है इस प्रकार से करती है ताकि निम्न आय वर्ग के लोगों की आय में वृद्धि हो जाए। कर नीति में लोचशीलता होनी चाहिए, यानी जो टैक्स की नीति है उसके अंदर जो इस प्रकार से परिवर्तन होने चाहिए ताकि अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो ऑटोमेटिकली जो है सरकार को कर से प्राप्त आय में भी वृद्धि हो जानी चाहिए, या अगर सरकार को अचानक अधिक आय की जरूरत पड़ती है तो सरकार जो है करों की दरों में परिवर्तन करके अपनी आय को बढ़ा सके। तो इस प्रकार से कर जो नीति होती है वो उसके अंदर लोचशीलता होनी चाहिए। कर नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि करों की चोरी को रोका जा सके। अब अगर बहुत ज़्यादा कर लगाए जाएंगे या अनावश्यक करों का बोझ अगर जनता के ऊपर होगा तो जनता जो है करों की चोरी करने की कोशिश करेगी। तो इस प्रकार की एक पॉलिसी होनी चाहिए कर की, जिससे कि जनता को कर का भार जो कम से कम लगे और वो जो है आसानी से कर का भुगतान स्वेच्छा से करने के लिए तैयार हो जाए। आगे सार्वजनिक ऋण संबंधी नीति। सार्वजनिक ऋण होता है ये भी सरकार की आय का जो है एक स्रोत होता है। तो अविकसित देश जो होते हैं उन देशों के अंदर सरकार को व्यय तो ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक देश को विकास करना है तो विकास के लिए जो बहुत सारी आधारभूत आवश्यकताएं होती है बहुत अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन
इन देशों के अंदर सरकार को जो करों से प्राप्त आय होती है वो बहुत ही कम होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ अल्पविकसित देशों के अंदर जो है सरकार के पास में कर लगाने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि वहाँ पहले से लोगों की इनकम कम है, इसलिए वहाँ पर जो है ज़्यादा कर नहीं लगाए जा सकते। अगर उद्योगों से आय की बात करें करों की, तो ज़्यादा उद्योग धंधे नहीं है, तो वहाँ से भी जो है ज़्यादा इनकम प्राप्त नहीं हो सकती। सर्विस सेक्टर का भी विकास नहीं हुआ होता, तो वहाँ से भी सरकार को जो है करों के रूप में ज़्यादा इनकम प्राप्त नहीं होती। तो फिर सरकार का व्यय ज़्यादा है और आय कम है, तो इस आय तथा व्यय के बीच में जो अंतर है उसको पूरा करने के लिए सरकार को जो है ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो सरकार जो होती है वो ऋणों के लिए जो 2 प्रकार के स्रोतों का प्रयोग कर सकती है। पहला ऋण का आंतरिक स्रोत और दूसरा ऋण का बाहरी स्रोत। तो इसको हम आंतरिक ऋण तथा बाहरी ऋण भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम आंतरिक ऋण से संबंधित पॉलिसी को देखते हैं। जब एक देश की सरकार जो होती है वो अपने ही देश के निवासियों से ऋण लेती है, तो उसे हम जो है आंतरिक ऋण कहते हैं। अब अल्पविकसित देशों के अंदर सरकार जब आंतरिक ऋण से संबंधित नीति बनाती है तो उसे निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आंतरिक ऋण से निजी निवेश में कमी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो निजी निवेशक निवेश कर रहे थे, सरकार ने उन लोगों से ऋण ले लिया। अब सरकार ने उन लोगों से ऋण ले लिया तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो निवेश तो अर्थव्यवस्था में आना ही आना था। वो निवेश जो निजी निवेशक कर ही रहे थे। तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन लोगों से सरकार को जो ऋण नहीं लेना चाहिए, बल्कि सरकार को उन लोगों से ऋण लेना चाहिए जिनके पास में निष्क्रिय पूंजी पड़ी है। नेक्स्ट, सरकार जो होती है उसको छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करके जो है ऋण लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो अल्पविकसित देश होते हैं उनके अंदर जो जनता होती है उनकी इनकम बहुत ही कम होती है, इसलिए वो अपनी इनकम का एक बहुत ही छोटा हिस्सा बचा पाते हैं। तो सरकार अगर उन छोटे छोटे बचतों को इकट्ठा कर लेगी तो उसके कारण जो है सरकार को जो है ऋण भी प्राप्त हो जाएगा और वो बचते जो है उत्पादन में भी काम आ जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को जब बचत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग बचत करेंगे तो फिर सरकार को जो उन बचतों के माध्यम से जो है ऋण मिल जाएगा। आगे, बचत को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंकिंग क्षेत्र या जो गैर बैंकिंग जो सेवाएं होती है उनका जो विकास करना चाहिए। और जब भी बैंकिंग क्षेत्र तथा गैर बैंकिंग जो संस्थाएं हैं उनका अगर डेवलपमेंट होगा तो उसके कारण जो है छोटी छोटी जो बचतें हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। और जब बचतों को बढ़ावा मिलेगा तो फिर सरकार को जो आसानी से ऋण भी उपलब्ध हो पाएगा। आगे, सरकार को जो डाक खानों के माध्यम से भी जो वो ऋण लेना चाहिए, क्योंकि डाक खाने जो होते हैं वो बचत का एक बहुत बड़ा स्रोत सिद्ध हो सकते हैं। प्रत्येक गांव के अंदर लगभग जो डाक खाना होता है, तो सरकार को जो है वहाँ लोगों को ऐसी योजनाएं देनी चाहिए जिससे कि लोग डाक खानों के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचत इकट्ठा करें या बचत जमा करवाए, और उसके से जो है सरकार आसानी से जो है ऋण ले सकती है। सरकार को उस वर्ग से ऋण लेना चाहिए जो अपनी आय का प्रयोग जो अनुत्पादक कार्यों पर करता है। तो जो उत्पादक कार्यों के अंदर पहले से ही अपनी आय को लगा रहे हैं उनसे सरकार को ऋण नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है वो भोग विलास के ऊपर अपना पैसा खर्च कर रहा है, उससे जो है सरकार को ऋण लेना चाहिए, क्योंकि भोग विलास के ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो देश में उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ा रहा। जब सरकार ने जो उस पैसे को लिया, उसका इन्वेस्टमेंट किया, तो उससे जो है एक देश के अंदर उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। सरकार को अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के जो है ऋण लेने चाहिए। बाहरी ऋण नीति, कई बार सरकार को जो आंतरिक स्रोतों से पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं मिल पाता। जैसा कि हमने अल्पविकसित देशों के अंदर देखा था कि वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा लोगों की इनकम नहीं होती कि वो सरकार के ऋण की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएं। तो ऐसी अवस्था के अंदर फिर सरकार को जो है बाहरी स्रोतों से भी ऋण लेना पड़ता है। तो जब सरकार दूसरे देशों से ऋण लेती है या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो होती है उनसे ऋण लेती है तो उसे हम जो है बाह्य ऋण कहते हैं। और अपने देश को छोड़ करके कहीं से भी जो लोन मिलता है वो जो है ऋण के बाह्य स्रोत कहलाते हैं। तो एक देश की सरकार को बाह्य ऋण लेते समय जो है एक विशेष नीति अपनानी चाहिए। तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो ये है। सबसे पहले, बाहरी ऋण उत्पादक होने चाहिए। उत्पादक होने का मतलब क्या है कि जो सरकार बाहर से ऋण ले रही है उससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। और जब उत्पादन क्षमता बढ़ेगी देश में तो इनकम बढ़ेगी और उस इनकम में से जो उसी ऋण को जो वापस चुकाया जा सकता है।
तो ये एक देश की सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप दूसरे देश से ऋण ले रहे हो तो उसका जो है गैर उत्पादक कार्यों में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि बाहरी ऋण जो होते हैं वो आसान शर्तों पर लेने चाहिए। कई बार बाहरी ऋण जो होते हैं उसकी शर्तें बड़ी कठोर होती है, उसकी वजह से एक देश का विकास होने की बजाय उस ऋण से एक देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो आसान शर्तों का मतलब ये है कि एक देश की आंतरिक नीतियों के अंदर उस ऋण का जो है कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो होता है दूसरे देशों से हम ऋण लेते हैं, फिर वो उस देश की जो आंतरिक नीतियां होती है उन नीतियों के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो होती है वो आंतरिक नीतियों के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्याज की दर है वो भी जो कम होनी चाहिए, और भुगतान की जो व्यवस्था है वो भी आसान होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो बाहरी ऋण होते हैं, बाहरी ऋण लेते समय जो है ऋण से संबंधित शर्तों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है बाहरी ऋण में विदेशी मुद्रा के साथ साथ जो है तकनीक और पूंजी के आयात की जो है व्यवस्था भी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि हम दूसरे देशों से केवल विदेशी मुद्रा ले रहे हैं, क्योंकि अविकसित देश जब बाहरी देशों से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर लेता है तो उस मुद्रा को जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पास में टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, उसे इसके लिए जो है विदेशी पूंजी की भी आवश्यकता होती है, मशीनों की भी आवश्यकता होती है। तो ऋण के साथ साथ में जो है टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए और पूंजी है वो भी आनी चाहिए। यहाँ पर पूंजी का मतलब मशीनरी से है। बाहरी ऋण से पूंजी निर्माण में वृद्धि होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आपने बाहर से ऋण लिया और उसको इन्वेस्टमेंट जो वो नहीं किया। अगर आप उनको इन्वेस्ट नहीं करोगे तो उसके कारण जो पूंजी निर्माण नहीं होगा, और पूंजी निर्माण अगर नहीं होगा तो आय नहीं बढ़ेगी, आय नहीं बढ़ेगी तो वो देश जो उस ऋण को चुका नहीं पाएगा। तो विदेशी ऋण जो होता है उसके कारण जो है देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलना चाहिए। ऋण से संबंधित जो खर्चे होते हैं वो कम से कम होने चाहिए, कि जब दूसरे देशों से ऋण लिया जाता है तो उसके ऊपर जो है कुछ व्यय भी होता है, कागजी कार्रवाई है, अन्य जो व्यय होते हैं, आने जाने का खर्चा होता है, तो वो जो होता है वो कम से कम होना चाहिए। बाहरी ऋण का प्रयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे आयात में तो कमी हो और देश के निर्यात में वृद्धि होनी चाहिए। जब एक देश के अंदर निर्यात ज़्यादा होगा और आयात कम होगा तो उससे एक देश को विदेशी मुद्रा की ज़्यादा प्राप्ति होगी, और जब विदेशी मुद्रा की ज़्यादा प्राप्ति होगी तो उससे जो है ऋण का भुगतान आसानी से किया जा सकता है। आगे तीसरा जो है इंस्ट्रूमेंट है राजकोषीय नीति का, वो है घाटे की वित्त व्यवस्था। ये भी सरकार की आय का एक स्रोत होता है। अल्प विकसित जो देश होते हैं उनके अंदर लोगों की बचत करने की क्षमता कम होती है, और लोगों की कर देने की जो क्षमता है वो भी कम होती है। तो बचत करने की कम क्षमता के कारण जो है वहाँ पर सरकार को ज़्यादा ऋण नहीं मिल सकता, कर देने की कम क्षमता के कारण सरकार को ज़्यादा आय प्राप्त नहीं हो सकती। तो इस वजह से सरकार जो होती है ना तो ज़्यादा कर लगा सकती है और ना ही ज़्यादा ऋण ले सकती है। तो ऐसे में सरकार जो होती है उसकी आय जो होती है वो कम रह जाती है, इसके मुकाबले उसका जो व्यय होता है वो ज़्यादा होता है। तो उस अवस्था के अंदर सरकार जो होती है वो केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है। अब जब सरकार केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है तो केंद्रीय बैंक जो है नए नोट छापता है और नए नोट छाप करके सरकार को ऋण देता है। तो इस व्यवस्था को हम जो घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। तो ये जो घाटे की वित्त व्यवस्था है इसका जो सबसे पहले केंद्र ने समर्थन किया था, और केंद्र ने ये कहा था कि भी एक देश की सरकार को अगर अपने अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालना है, रोजगार को बढ़ाना है, तो उसे जो है घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाना चाहिए। तो जब एक देश घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाता है और केंद्रीय बैंक नए नोट छापता है तो इसके कारण एक और जो है कीमत बढ़ती है, और जब कीमत बढ़ती है तो लोग जो है फोर्सफुली बचत करते हैं, कि जो बलात बचतें होती है वो बढ़ती है, क्योंकि कीमत बढ़ गई तो लोग कंजप्शन कम करेंगे, कंजप्शन कम करेंगे तो मजबूरी में जो है उनकी बचत बढ़ेगी, और जब बचत बढ़ेगी तो एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर या तो वो सरकार को ऋण के रूप में इन्वेस्टमेंट होगी या डायरेक्ट जो उसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जब घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई जाती है तो उससे सरकार को जो आय होती है उस आय का प्रयोग सरकार जो होती है आधारभूत ढांचे के निर्माण में कर सकती है, और जब एक देश के अंदर आधारभूत ढांचा विकसित होता है तो उसके कारण जो निजी निवेश को भी प्रेरणा मिलती है। तो इससे न केवल आधारभूत ढांचा विकसित होता है बल्कि उसके कारण जो निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलता है। आगे जब घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई जाती है तो उसके कारण कीमत बढ़ती है, और कीमत के बढ़ने से जो लाभ बढ़ेंगे उस लाभ से प्रेरित होकर के निजी निवेश जो होता है उसको बढ़ावा मिलता है।
और जब निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा तो उसके कारण पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी और पूंजी निर्माण के ऊपर एक देश का जो विकास है वो निर्भर करता है। आगे कि जब निवेश बढ़ाया जाता है, अभी तक हमने देखा था कि घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाने से निवेश बढ़ेगा और जब निवेश बढ़ता है तो उसके कारण वो वर्ग जिसके अंदर व्यापारी है, उद्योगपति है, वो आते हैं, उनकी जो सीमांत बचत प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है, यानी वो बचत ज़्यादा करते हैं। तो जब उनकी बचत बढ़ेगी तो उसके कारण वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर जो विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद है सार्वजनिक व्यय की नीति। अभी तक हमने जो तीनों पार्ट किए थे, कर से संबंधित नीति, ऋण से संबंधित नीति और घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीति, तो वो सरकार की आय के पार्ट थे। लेकिन राजकोषीय नीति के अंदर आय और व्यय दोनों शामिल होते हैं। तो अब हम सरकार की जो व्यय नीति है उसको भी डिस्कस करते हैं। यह राजकोषीय नीति का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि सरकार बाकी जो भाग होते हैं उनका प्रयोग जो है इसी के लिए करती है, यानी आय की व्यवस्था सरकार जो होती है वो व्यय के लिए ही करती है, क्योंकि सरकार आय की नीति व्यय के लिए अपनाती है। राजकोषीय नीति के माध्यम से विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न प्रकार की पॉलिसी अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले सार्वजनिक उद्योगों का विकास। जब सरकार व्यय करती है तो सरकार को जो है सबसे पहले आधारभूत उद्योगों के विकास के ऊपर व्यय करना चाहिए, क्योंकि आधारभूत उद्योग जो होते हैं जिसके अंदर इस्पात उद्योग है, लोहा उद्योग है या यातायात उद्योग है, तो ये जो उद्योग होते हैं एक अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। दूसरा, जब एक देश के अंदर आधारभूत ढांचा विकसित होता है तो आधारभूत ढांचे के विकसित होने के कारण निजी निवेशक होता है वो भी प्रेरित होता है, निजी निवेश को बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए सरकार को जो आधारभूत उद्योगों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा, आधारभूत उद्योग जो होते हैं उनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और इतनी पूंजी जो होती है निजी निवेशकों के पास में नहीं होती। तो ऐसे में केवल सरकार ही होती है जो कि आधारभूत उद्योगों का विकास कर सकती है, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो सरकार को आगे बढ़ करके जो सार्वजनिक व्यय किया जाता है उस व्यय के माध्यम से जो है आधारभूत उद्योगों का विकास करना चाहिए। आगे सामाजिक उपयोगिता वाले उद्योगों की स्थापना। ये वे उद्योग होते हैं जो पूरे समाज को जो है लाभ पहुंचाते हैं, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है या सार्वजनिक परिवहन है। तो इन सब की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि इनसे जो है समाज कल्याण बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इसलिए सरकार को जो है अपने व्यय को इस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, जिसके कारण एक तरफ जो है देश में आधारभूत ढांचा विकसित होना चाहिए और दूसरी तरफ जो है सामाजिक उपयोगिता वाले जो उद्योग है उनका भी विकास होना चाहिए। इसके बाद है निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन। जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके कारण निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार जो वो सार्वजनिक क्षेत्र को तो विकसित कर रही है, लेकिन उसके मुकाबले जो है निजी क्षेत्र जो होता है वो धीरे धीरे जो है पिछड़ता जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो उसका जो अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए कि भी सरकार ने जो 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और प्राइवेट सेक्टर जब उसने 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कम कर दिया तो उसके कारण अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं होगा। तो इसके लिए सरकार को जो है करों को कम कर देना चाहिए, क्योंकि जब करों को कम किया जाएगा तो उसके कारण जो है निजी क्षेत्र के अंदर प्रॉफिट बढ़ेंगे और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो वहाँ जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। दूसरा, आर्थिक सहायता जो है सरकार को निजी उद्योगों को देनी चाहिए। जब निजी उद्योग आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगे तो उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो उस क्षेत्र में किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अनुसंधान होता है, अनुसंधान के ऊपर जो है निजी निवेशक निवेश नहीं करते। तो रिसर्च जो होती है उसके ऊपर जो सरकार को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उन आविष्कारों का प्रयोग जो निजी क्षेत्र को बिना किसी लागत के करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो जब निजी क्षेत्र उन आविष्कारों का प्रयोग करेगा तो उसके कारण वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। आगे आधारभूत ढांचा जो है उसका विकास सरकार को करना चाहिए, क्योंकि निजी निवेशक जो होते हैं वो तभी निवेश करते हैं जब उनको एक मजबूत आधारभूत ढांचा मिलता है। तो सरकार को जो आधारभूत ढांचे के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे आधारभूत जो सुविधाएं मिलने के कारण निजी निवेशक जो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद है आधारिक संरचना के निर्माण पर व्यय। सरकार को जो होता है आधारभूत जो संरचना होती है जिसके अंदर अपने जो है यातायात के साधन है, बिजली है, पानी है,
प्रेजेंट में शिक्षा भी आधारभूत संरचना का ही पार्ट है, क्योंकि शिक्षा जो होती है उसके ऊपर एक देश के उद्योग क्षेत्र जो है काफ़ी कुछ निर्भर करते हैं। या अन्य जो आधारभूत संरचना जो होती है जिसके अंदर जो भी चीज़ें आती है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है सरकार को उपलब्ध करवानी चाहिए, और सरकार ये उपलब्ध तभी करवा पाएगी जब सरकार की नीति इस क्षेत्र में व्यय करने की होगी। तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना व्यय है वो आधारभूत ढांचे के विकास में करना चाहिए, क्योंकि जब आधारिक संरचना विकसित होगी तो निजी निवेश जो है वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। आगे राजकोषीय नीति की सीमाएं। वैसे देखा जाए तो राजकोषीय नीति जो एक देश के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी सहायक होती है, किंतु फिर भी इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं जिसके कारण ये एक हद तक ही सफल हो पाती है। तो राजकोषीय नीति की जो कौन कौन सी सीमाएं हैं अब हम उनको देखते हैं। सबसे पहले निश्चित भविष्यवाणियों का अभाव। ये राजकोषीय नीति जो होती है इसका एक तो प्रभाव सीमित होता है, और दूसरा इसका जो प्रभाव संयुक्त होता है, यानी केवल राजकोषीय नीति जो होती है वही आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित नहीं करती, बल्कि अन्य जो नीति होती है जैसे मौद्रिक नीति है वो भी जो है प्रभावित करती है। तो इस वजह से जो होता है एक अर्थव्यवस्था के अंदर राजकोषीय नीति के अपनाने से मुद्रास्फीति में क्या परिवर्तन होगा, मुद्रा अपस्फीति जो उसके बारे में क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में निश्चित भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। तो जब निश्चित भविष्यवाणी या आने वाले समय में हम मंदी और तेजी का अनुमान राजकोषीय नीति के आधार पर नहीं लगा सकते, तो उस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि भी राजकोषीय नीति जो वो एक सफल यंत्र है जिसके माध्यम से मुद्रास्फीति या अपस्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। आगे निर्णय में देरी। अब हमें पता है कि जो राजकोषीय नीति होती है उसमें चाहे कर से संबंधित निर्णय हो, चाहे व्यय से संबंधित निर्णय हो, सारे के सारे निर्णय जो होते हैं पहले संसद में अनुमोदित होते हैं। वहाँ पर जो है काफ़ी कुछ उनके ऊपर विचार विमर्श होता है। ऐसे में जो होता है उसमें काफ़ी देरी हो जाती है, और जो निर्णय देरी से लिए जाते हैं वो निर्णय जो होते हैं कभी प्रभावी नहीं होते। आगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता। कई बार जो होता है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट कार्य करते हैं, और उसके कारण आपस में जब प्रतिद्वंद्विता हो जाती है, तो ऐसे में जब ये राजकोषीय नीति अपनाई जाती है, और राजकोषीय नीति के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का तो विकास होता है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र जो होता है उसका विकास रुक जाता है, तो उसके कारण एक अर्थव्यवस्था को जो है नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, और सरकार के इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के कारण निजी निवेश जो होता है कम हो जाता है, या सरकार ने जो कर लगाया, सरकार के करों के माध्यम से सरकार विकास के लिए आय प्राप्त करना चाहती थी, तो सरकार को तो आय प्राप्त हो गई, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप अगर निजी निवेश कम हो जाता है तो वो जो एक अर्थव्यवस्था के लिए जो नुकसानदायक चीज है। तो इसलिए राजकोषीय नीति की ये सबसे बड़ी कमी है कि इससे एक तरफ जो है सार्वजनिक क्षेत्र का तो विकास होता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का विकास जो होता है वो निजी क्षेत्र के विकास में बहुत बार बाधा बन जाता है। आगे बेरोजगारी दूर करने से संबंधित सीमाएं। राजकोषीय नीति के पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित भी कुछ सीमाएं हैं। जब सरकार पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि की नीति अपनाती है, यानी सरकार जो इस प्रकार की नीति अपनाती है कि भी लोगों की मौद्रिक मजदूरी बढ़े ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आय बढ़े, तो उस अवस्था के अंदर जो है एकाधिकारी उत्पादक जो होते हैं उत्पादन बढ़ाने के स्थान पर कीमत को बढ़ा देते हैं, क्योंकि रोजगार तो तभी बढ़ेगा जब उत्पादन बढ़ेगा। तो यहाँ पर वो जो है रोजगार बढ़ाने के लिए उत्पादन नहीं बढ़ाते बल्कि कीमत बढ़ा देते हैं, तो जिसके कारण रोजगार गुणक जो होता है उसका मूल्य कम हो जाता है, और उसके कारण जो है पूर्ण रोजगार को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है उसका समाधान भी जो है राजकोषीय नीति के माध्यम से नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये देखा जाए तो जो बेरोजगारी की समस्या होती है उस समस्या का समाधान करने में भी राजकोषीय नीति उतनी कारगर नहीं है। आगे सामाजिक और अन्य आर्थिक उद्देश्यों में टकराव। राजकोषीय नीति से सामाजिक और जो आर्थिक उद्देश्य होते हैं उनकी एक साथ प्राप्ति में दिक्कत आती है। जैसे एक तरफ तो सरकार जो होती है समाज कल्याण को बढ़ावा देना चाहती है, दूसरी तरफ सरकार जो आर्थिक विकास को भी हासिल करना चाहती है, तो दोनों को एक साथ प्राप्त करने में कई बार दिक्कतें आती है। जैसे सरकार सामाजिक कल्याण और आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना चाहती है, और मुद्रास्फीति में दोनों को एक साथ प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर सरकार
मुद्रास्फीति को रोकना चाहती है, तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार को जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो है अपने व्यय को कम करना पड़ेगा। और जब सरकार अपने व्यय को कम करेगी तो उसके कारण सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी। तो आर्थिक उद्देश्य तो प्राप्त हो गया कि भी कीमत स्तर नीचे आ गया सरकार के व्यय के कम करने से, लेकिन यहाँ पर जो सामाजिक उद्देश्य था वो छूट गया। अगर यहाँ पर सरकार सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है कि भी लोगों का कल्याण करने के लिए सरकार व्यय ज्यादा करती है, तो सामाजिक कल्याण तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन आर्थिक जो उद्देश्य है वो छूट जाएगा कि कीमतें का सरकार कम करना चाहती थी लेकिन कीमतें बढ़ रही है। तो इस प्रकार से बहुत बार जो होता है राजकोषीय नीति के अंदर जो सामाजिक उद्देश्य होते हैं और जो आर्थिक उद्देश्य होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, उन दोनों को एक साथ प्राप्त करना संभव नहीं होता। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण में लगातार वृद्धि। अब वर्तमान में देखा जाए तो ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं जो होती है मंदी और बेरोजगारी की समस्याओं से जूझ रही है, और ऐसे में जब कभी भी मंदी और बेरोजगारी होती है तो सरकार जो है अपने व्यय को बढ़ाने के लिए लगातार ऋण लेती रहती है क्योंकि सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यय करके मैं मंदी और बेरोजगारी को दूर करूं। उसके लिए सरकार को जो है ऋण एक ऑप्शन दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जब एक देश लगातार ऋण लेता जाता है तो उस देश के ऊपर जो है लगातार ऋण का भार बढ़ता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब एक देश जो है ऋण जाल में फंस सकता है। तो राजकोषीय नीति का ये जो सबसे बड़ा एक नुकसान दिखाई देता है वो ये है कि अगर इसका सोच समझ करके प्रयोग नहीं किया जाए तो एक देश की सरकार जो है वो ऋण जाल में फंस सकती है। आगे घाटे की वित्त व्यवस्था की समस्या कि सरकार जो है विकास को प्राप्त करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था तो अपना लेती है, लेकिन जब कभी भी घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई जाती है तो उसका एक दुष्परिणाम जो मुद्रास्फीति के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि जब सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है तो उससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, और मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था के अंदर कीमत स्तर में भी वृद्धि होने लगती है। आगे दुरुपयोग, राजकोषीय नीति के दुरुपयोग होने की भी संभावना ज़्यादा है कि सरकार जो है बहुत बार जो है बेवजह के जो है वो कर लगा देती है जिसका जनता के कल्याण के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, या कई बार सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है उसका भी दुरुपयोग होता है भ्रष्टाचार के कारण, या कई बार जो है राजनीतिक जो फायदा लेने के लिए व्यय जो होता है वो किया जाता है लेकिन उस व्यय का जो है राष्ट्र को कोई फायदा नहीं होता। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक जो देश होते हैं विशेष रूप से उन देशों के अंदर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो सार्वजनिक राजकोषीय नीति होती है उसका दुरुपयोग किया जाता है। आगे सीमित क्षेत्र, राजकोषीय नीति का जो प्रभाव होता है वो केवल कुछ ही क्षेत्रों में होता है। ज़्यादातर क्षेत्र जो होते हैं कई बार इसके प्रभाव से छूते रह जाते हैं। जैसे अगर भारत के अंदर देखा जाए तो अगर आप करों की बात करते हैं तो भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो इस प्रकार से ये जो है करों के प्रभाव से जो है वंचित है। इसका करों के ऊपर जो करों का प्रभाव जो है एग्रीकल्चर पर कोई नहीं पड़ता। दूसरा, ज़्यादातर जो कर होते हैं वो उच्च आय वर्ग वाले लोग देते हैं, यानी शहरी जो लोग होते हैं उनके ऊपर जो करों का ज़्यादा भार पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो करों का भार बहुत ही कम पड़ता है। तो इस प्रकार से जो राजकोषीय नीति होती है उस नीति का जो प्रभाव होता है वो सीमित हो जाता है, केवल कुछ ही व्यक्तियों कुछ ही वर्गों तक सीमित होकर के रह जाता है, जिसके कारण राजकोषीय नीति उतनी प्रभावी नहीं हो पाती। करों की चोरी, बहुत सारे देशों के अंदर जो लोग होते हैं वो करों की चोरी करते हैं, जिसके कारण राजकोषीय नीति जो उतनी प्रभावी नहीं हो पाती जितने की प्रभावी होनी चाहिए। तो ये भी जो राजकोषीय नीति की एक कमी है। अब हम मूल्यांकन वाला पार्ट देखते हैं कि अभी तक हमने जो किया है उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला, राजकोषीय नीति क्या है। दूसरा है राजकोषीय नीति के कौन कौन से उपकरण हैं। और तीसरा है राजकोषीय नीति की सीमाएं बताइए। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।